मैं आसिफ खान, जय हिंद पार्टी का फाउंडर, आज 9 नवंबर 2023 को बात कर रहा हूँ टॉपिक 7/12 कानूनी दस्तावेज़ के बारे में। अलग अलग कानूनी दस्तावेज़ होते हैं, उसी तरह से एक दस्तावेज़ जो होता है वो होता है 7/12, जिसे महाराष्ट्र में 7/12 कहते हैं और अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे शायद पंजाब में जमाबंदी उसे कहते हैं, तेलंगाना में पाहनी कहते हैं उसे, और बिहार और उत्तर प्रदेश में उसे खासरा खतौनी कहते हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इसका जो पर्पज़ है, जो मकसद होता है, वो एक ही होता है। 7/12 ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये ज़मीन के ताल्लुक से होता है और उसमें जो डिटेल्स होती है वो ज़मीन का मालक कौन है, उसके राइट्स, उस ज़मीन के राइट्स किसके पास है, उसका नाम होता है, और वो किस टाइप की ज़मीन है उसके बारे में डिटेल होता है। उसकी जो आकारनी, जो उसका एरिया कितना है, और एरिया में जैसे कल्टीवेशन वाला कितना एरिया है और ख़राब एरिया, पोर्ट ख़राब एरिया कितना है, वो मेंशन होता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है 7/12 ये राइट्स क्रिएट करता है। जिसका नाम उसमें अगर है तो वो राइट्स क्रिएट उसके उस XYZ ज़मीन का जो टुकड़ा है, चाहे 1 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ या इवन 1 गुंठा भी अगर किसी की ज़मीन अगर है तो उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और इसकी ये जो होता है, जैसे गट नंबर, सर्वे नंबर, ज़मीन, जैसे ज़मीन का क्लासिफिकेशन जो होता है वो सर्वे नंबर और गट नंबर से होता है। तो 7/12 भी जो बना हुआ होता है वो सर्वे नंबर और गट नंबर के हिसाब से बना हुआ होता है। जैसे कोई एक गट है, गट नंबर 1, और वो गट नंबर 1 में उसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि उस गट नंबर 1 में कितनी ज़मीन है टोटल, 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, जो भी XYZ उस ज़मीन की जो मेजरमेंट है, गिनती है, उस ज़मीन में जो एरिया अवेलेबल है वो उसमें मेंशन होता है। और अब उस 1 एकड़ के जो राइट्स है, जो मालिक है उस ज़मीन के, वो कौन है, वो मेंशन होता है उसमें। अगर एक ही मालिक है उसका तो एक में नाम होता है। अगर जैसे 1 एकड़ में 1-1 गुंठे के प्लॉट्स भी अगर किए हुए हैं तो वो सारे नाम उसमें 10 नाम, 20 नाम, 30-40 नाम उसमें मौजूद होते हैं। इसका जो क्रिएशन जो होता है, इसके लिए लॉज बने हुए हैं। इसका जो कानून जो है, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के तहत में, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के तहत में इसके नियम और इसके कानून बनाए हुए हैं कि 7/12 कैसे क्रिएट होगा, किसके नाम पर रहना चाहिए, और उसके ताल्लुक से अलग अलग अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसको कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, उसके सारी नियम उसमें मेंशन है। जैसे महाराष्ट्र ज़मीन महसूल अधिनियम जिसे कहेंगे, ये महाराष्ट्र में हो गया। ठीक उसी तरह हर राज्य में, हर स्टेट में उसका एक एक्ट और कोड बना हुआ रहता है। उसके तहत में उसकी 7/12 क्रिएट होता है और उसके ताल्लुक से अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वह हैंडल किए जाते हैं। अभी दूसरी अहम बात अभी यह है इसमें कि 7/12 क्रिएट कैसे होता है। जैसे किसी शख्स का नाम 7/12 में नहीं है, उसको 7/12 में अपना नाम अगर चढ़ाना है तो वो कैसे चढ़ाएगा, उसके लिए और पावर्स किसको होते हैं कि 7/12 में नाम चढ़ाना और हटाने के नाम किसके, क्या उसका पावर्स किसको होते हैं, इसके बारे में ये महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें मौजूद है। और भी जो दीगर स्टेट्स हैं उनके लैंड रेवेन्यू कोड में वो मेंशन होता है और वो सारी उसमें डिटेल्स होती है। जैसे महाराष्ट्र में इसकी जो प्रोसीजर है, रजिस्टर्ड सेल डीड अगर होती है, या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, या रजिस्टर्ड रिलीज डीड है, या रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक शख्स लेता है और दूसरा बेचता है, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, या अगर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है जिसमें डोनेट और डोनर होता है, डोनी और डोनर होता है, या रजिस्टर्ड रिलीज डीड होता है, रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड होता है, इस डॉक्यूमेंट के आधारे फेरफार, जैसे म्यूटेशन जिसे कहेंगे, म्यूटेशन करने का अधिकार तलाठी के पास होता है। तलाठी और उसके ऊपर जो होता है वो मंडल अधिकारी, इनके पास में ये पावर्स होते हैं कि अगर कोई शख्स, किसी शख्स ने अगर ज़मीन खरीदी, जब खरीदी तो उसने रजिस्टर्ड सेल डीड किया होगा, रजिस्टर्ड सेल डीड करना पड़ता है। वो सेल डीड के आधारे उसे, वो सेल डीड होने के बाद में उसे अप्रोच करना पड़ता है तलाठी कार्यालय में, और वहाँ एप्लीकेशन करके जिसने बेचा उसका नाम पर, जैसे 1 गुंठा अगर उसने बेचा तो वो 1 गुंठा नाम उसके नाम से हट करके जो वो ख़रीदने वाले का नाम आ जाएगा। जैसे ए के नाम पर 1 गुंठा था और बी ने ख़रीदा तो ए का नाम हट जाएगा और बी का नाम वहाँ पर आ जाएगा।
और ये ए से बी का नाम पे ज़मीन करने का अधिकार होता है वो तलाठी और मंडल अधिकारी को। लेकिन इसमें एक ख़ास बात समझने की ज़रूरत है और नोट करने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके आधारे ही म्यूटेशन और फेरफार करने का अधिकार तलाठी और मंडल अधिकारी को होता है। अगर इसके अलावा अगर कोई जैसे कोर्ट डिक्री है, कोर्ट मैटर्स होते हैं, डिस्प्यूट चलता है, किसी के हक़ में फ़ैसला अगर होता है, कोर्ट डिक्री होता है, उस कोर्ट डिक्री के आधारे फेरफार और म्यूटेशन करने का अधिकार तलाठी और मंडल अधिकारी का नहीं होता है। ये बात समझने की ज़रूरत है। लेकिन देखने में आता है कि ऐसे कई केसेस मौजूद होते हैं जिसमें कोर्ट डिक्री है और वो कोर्ट डिक्री का आधारे कुछ लोग तलाठी को पकड़ करके फेरफार कर देते हैं, जो कि गैर कानूनी होता है। और ऐसे करना आईपीसी के विविध धारा जैसे 420, 420, 465, 468, 477 ये अलग अलग धाराओं के तहत में वो गुनाह भी हो सकता है। और वो गुनाह दर्ज जिसने अपने नाम पर इस तरीके से किया उसके ख़िलाफ़ में, और जिस तलाठी और मंडल अधिकारी ने उसे किया उनके ख़िलाफ़ में ये गुनाह दर्ज हो सकता है। ये टॉपिक खैर अलग है कि उसकी उसमें किस तरह से वो क्या प्रोसेस करना पड़ता है गुनाह दर्ज करने के लिए। अगर किसी का नाम कोर्ट डिग्री आधारित किसी तलाठी और मंडल अधिकारी ने हटा दिया वो एक अलग टॉपिक है, वो उस उन्वान पर भी मैं एक किसी दूसरी स्पीच में कहूँगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोर्ट डिग्री आधारित अगर किसी के नाम पर कोर्ट ज़मीन करता है तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। तो इस सूरत हाल में एक जो प्रोसीजर है वो ये है कि जैसे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड एक्ट अप्लीकेबल है यहाँ पर। उसमें सेक्शन 247 के तहत में एसडीएम जो होता है तहसीलदार के ऊपर में, उसके यहाँ एप्लीकेशन करना पड़ता है कि फ़लाँ ज़मीन का वाद हो रहा था और उसमें जो वादी और प्रतिवादी का नाम आना चाहिए, और उस ज़मीन के ताल्लुक़ से जो भी कोर्ट डिक्री वगैरह हुई है उसके आधारे ज़मीन नाम पे की जाए। इस तरह का एक एप्लीकेशन और एक अपील दाखिल करनी पड़ती है सेक्शन 247 के तहत में। जब सेक्शन 247 के तहत में अपील दाखिल होती है एसडीएम कार्यालय में, एसडीओ कार्यालय में, तब दोनों पक्ष को, जैसे ए का ऑलरेडी नाम है और बी जिसने दावा किया कि कोर्ट डिक्री उसके फेवर में हो गया, तो उसमें ए और बी को एसडीओ कार्यालय नोटिस इशू करता है। नोटिस इशू कर दोनों की उसमें सुनवाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वाद युक्तिवाद होता है, और उसके बाद में फिर वो पावर्स सेक्शन 247 के तहत में एसडीओ को दिए गए हैं कि वो कोर्ट डिक्री की जो बी बात कर रहा था कि बी कह रहा था कि वो कोर्ट डिक्री उसके फेवर में हुआ, कोर्ट का फैसला उसके, कोर्ट का आदेश उसके फेवर में हुआ है, तो वो एसडीओ का उस पर एक आदेश पारित होता है कि उसके आधारे वो फेरफार जो ए के नाम पे है वो रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और रद्द करके बी के नाम पे फेरफार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आदेश होता है। और ये आदेश होने के बाद में अगर मान लो एसडीओ कार्यालय ये फैसला करता है कि जो बी ने कोर्ट डिग्री लेकर आया है उसके आधारे फेरफार, उसके नाम पे फेरफार किया जा सकता है और ए के नाम पे जो फेरफार है वो रद्द किया जा सकता है, अगर इस तरह का आदेश करता है, तब इस सूरत हाल में ए के पास में ऑप्शन होता है कि उस आदेश को अपेलेट अथॉरिटी जो होता है एसडीओ के ऊपर में जो होता है, कलेक्टर ऑफिस, एडिशनल कलेक्टर के पास में वो अपील अगेन सेक्शन 247 के तहत में वो दाखिल कर सकता है, और उसके लिए उसके पास में 60 दिन की मुद्दत होती है। वो अपील पीरियड के बीच में तलाठी और मंडल अधिकारी को वेट करना होता है और बी को वेट करना होता है, और जब ए अगर अपील दाखिल करता है सेक्शन 247 के तहत में उसे अधिकार होता है एडिशनल कलेक्टर के पास में, और साथ ही साथ वो स्टे एप्लीकेशन भी दाखिल उसमें कर सकता है कि इस तरह से आदेश हुआ है और अंतिम आदेश इसमें होने तक उसके नाम पे जो फेरफार है उसे स्टे दिया जाए। तो उसे स्टे उमूमन मिलता है क्योंकि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ए के फेवर में होता है। और फिर मान लो अगर कलेक्टर ऑफिस उसकी अपील को अलाउ कर देता है ए की, और ये कहता है कि एसडीओ का आदेश गलत हुआ और वो कोर्ट डिग्री आधारित बी के नाम पर ज़मीन नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो कोर्ट डिग्री में ऐसा कहीं स्पष्ट मेंशन नहीं है कि ज़मीन नाम पे किया जाए, या उस कोर्ट के ऑर्डर का अगर मान लो ये अपील करता है। इसमें दो बात समझने की ज़रूरत है कि यूजुअली ये होता है कि कोर्ट जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कोर्ट की जब बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट डिग्री आधारित बी ने एप्लीकेशन किया एसडीओ के पास में कि उसके नाम पे ज़मीन की जाए, तो एसडीओ जो होता है ये भी एक कोर्ट होता है, ये रेवेन्यू कोर्ट में आ जाता है।
और जो सिविल कोड के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सिविल कोड का आदेश लेकर के अगर कोई कहता है उसके नाम पर ज़मीन की जाए तो उसे रेवेन्यू कोर्ट में एसडीओ में दाखिल करना होता है। तो ये सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, ये बात समझने की ज़रूरत है कि दो अलग अलग कोर्ट होते हैं। सिविल कोर्ट जो डिसाइड करता है वो मैटर्स यूजुअली जो होते हैं वो ज़मीन की, जैसे पार्टीशन के केसेस, पार्टीशन सूट होता है और अलग अलग प्रकार के केसेस होते हैं। और जो म्यूटेशन रिलेटेड, फेरफार रिलेटेड केसेस होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में चलते हैं। उसमें रेवेन्यू कोर्ट की जो कोर्ट्स होती है वो उप विभागीय अधिकारी, जिसे एसडीओ कोर्ट कहते हैं, तहसीलदार की एक कोर्ट होती है पहले, उसके ऊपर में एसडीओ की कोर्ट होती है, उसके ऊपर में कलेक्टर की कोर्ट होती है, फिर उसके ऊपर में जो रेवेन्यू कमिश्नर होते हैं उनकी कोर्ट होती है, फिर उसके ऊपर में जो सचिव मंत्रालय जो होता है, सचिव सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी की कोर्ट होती है। और इसके अलावा एक ट्रिब्यूनल भी होता है, रेवेन्यू ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं। तो जो म्यूटेशन रिलेटेड केसेस होते हैं, जो पार्टीशन रिलेटेड, जो फेरफार, म्यूटेशन, जमाबंदी, पाहनी और खासरा खतौनी जिसे कहेंगे, इसके रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में चलते हैं। और जो तलाठी और मंडल अधिकारी जो बंधन कारक होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट के आदेश, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उन्होंने जो आदेश किया वो उन पर लागू होता है। सिविल कोर्ट का किसी आदेश का संज्ञान लेने का अधिकार तलाठी और मंडल अधिकारी के पास नहीं होता है, ना ही उनमें उतनी सक्षमता होती है कि वो सिविल कोर्ट के आदेश को समझे और उसका इंटरप्रिटेशन करें प्रॉपरली, और ना ही उनके पास वो अधिकार और पावर्स दिए गए हैं। सिविल कोर्ट के आदेश के इंटरप्रिटेशन करना, उसको समझना, उसका अधिकार और उसका जो पावर और जो सक्षमता वो तहसीलदार कोर्ट या फिर उप विभागीय अधिकारी कोर्ट, एसडीओ कोर्ट जिसे कहेंगे, कलेक्टर कोर्ट, रेवेन्यू कमिश्नर कोर्ट और या रेवेन्यू सेक्रेटरी कोर्ट या रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के पास में होता है। तो 247 के तहत में जैसे मैंने कहा, वो जैसे एसडीओ के पास में बी ने दाखिल किया अपील, और अगर उसकी अपील एसडीओ के पास मंजूर होती है तो ए के पास में राइट्स होते हैं कि उसको वो अपील करें 60 डेज़ में। 247 के तहत में एसडीओ के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, कलेक्टर, उनके पास वो कर सकता है। और जैसे मैंने कहा, अगर कलेक्टर ए की अपील अलाउ कर देता है तो बी के पास में फिर और अधिकार होता है, उस एडिशनल कलेक्टर या कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया उसे अपील करने का उसे अधिकार होता है। और वो अधिकार होता है सेक्शन 248 जिससे महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड का है, वो अपेलेट अथॉरिटी के पास में वो अपील दाखिल कर सकता है 248 के तहत में, या 255 लैंड रेवेन्यू कोड का जो 255 सेक्शन है उसके तहत में भी कर सकता है। तो इसमें जो अवधि होती है वो 90 डेज़ का पीरियड उसके पास में होता है, और 90 डेज़ के अंदर में उन्हें वो अपील दाखिल करनी होती है। और इसके अलावा भी जब अगर रेवेन्यू कमिश्नर के पास में मैटर चलता है और रेवेन्यू कमिश्नर के पास में अगर ये समझा जाए कि जो बी ने अपील दाखिल की कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट में, अगर वो रेवेन्यू कमिश्नर वो अपील को, बी की अपील को अगर रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर और एक ऑप्शन बी के पास ये होता है कि वो लैंड रेवेन्यू कोड 258 के तहत में रिवीजन पिटीशन वो वहीं कमिश्नर के पास में डाल सकता है, या नहीं तो वो सेक्शन 248 के तहत में जो कमिश्नर के जो सीनियर होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, अपर अथॉरिटी, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास में वो दाखिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 90 डेज़ की अवधि और मुदत रहती है। इस तरह से ये जो 7/12 का जो मैटर है ये इस तरह से होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बात मैंने कही ये समझ में आता है। और 7/12 रिलेटेड जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, जो आम लोग रहते हैं, जिनको कानून की किताबों की इतनी जानकारी नहीं होती है कि उसमें क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से होता है, तो ये इस तरह के इसमें सेक्शंस है। बाकी इसमें और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे नोटिस देना बंधन कारक होता है। जैसे फेरफार अगर कर रहा है तलाठी, मंडल अधिकारी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आधार है, तब उन्हें 15 डेज़ की नोटिस देना होता है, जो कि पब्लिक नोटिस जिसे कहेंगे, वो देना उन्हें बंधन कारक होता है। और जिसके नाम पर वो ज़मीन कर रहे हैं वो उस ज़मीन का पजेसर है, ये भी उन्हें इंश्योर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 7/12 में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़मीन के मालक के अलावा, कितनी ज़मीन वहाँ मौजूद है, इसके अलावा उस ज़मीन पर क्या पेरा हुआ है, क्या कल्टीवेशन है, सोयाबीन पेरा हुआ है, अगर सोयाबीन पेरा हुआ है तो कितने एकड़ पर है, चावल, गेहूँ, कॉटन या और कोई भी क्रॉप अगर पेरा हुआ है तो वो कितना पेरा हुआ, कितने एकड़ पे पेरा हुआ, ये सारी डिटेल्स उसमें आती है। तो लिहाजा पजेसर, उस ज़मीन का वो पजेसर होना, ये भी एक
उसमें कंडीशन होती है 7/12 में, ये भी उसे देखना ज़रूरी होता है, जो अथॉरिटीज़ जो होते हैं उन्हें। और इसके अलावा महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड की अगर बात करूँ तो इसमें 1 से लेकर के तकरीबन 350 से ऊपर सेक्शंस मौजूद हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ज़मीन के एने के वो जैसे एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल कैसे करना है, ये भी प्रोसीजर उसमें बताया गया। और भी ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। 7/12 और म्यूटेशन फेरफार रिलेटेड जो सेक्शंस है वो यूजुअली सेक्शन 148 से लेकर के सेक्शन 258 तक का उसमें बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने कही वो समझ में आती है और लोगों को इस 7/12 म्यूटेशन फेरफार के बारे में, जमाबंदी, पाहनी, खासरा खतौनी के बारे में समझ में आता है और समझ करके वो अपने राइट्स को समझते हैं और समझ करके अपनी ज़मीनों की वो हिफाजत करते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।